नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं स्वदीप कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। और ये हमारे अनअकैडमी का यूपीएससी सीएससी हिंदी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी, ये जो चैनल है, इस चैनल के माध्यम से अनअकैडमी यूपीएससी के लिए हिंदी मीडियम की में तैयारी कराती है। और आप लोगों को पता है कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसका सब्सक्रिप्शन लेकर के आप घर बैठे बहुत ही आसानी से अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं। इस पे आपको यहाँ पे डेली लाइव क्लासेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज, पूरा कोर्स स्ट्रक्चर फॉर्म में, और जो एक्सेस मिलेगा वो अनलिमिटेड में मिलेगा। इसके लिए आपको अपने मोबाइल में अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाते रहना है। और ये हूँ मैं, मेरा नाम स्वदीप कुमार। मेरे बारे में ये है मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक, ये है अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक। इन दोनों को आप लोग जरूर फॉलो कर लेंगे। और 100 से भी ज़्यादा टॉप एडुकेटर्स हैं यहाँ पे जो आपको इस तैयारी पे मदद करेंगे। अनअकैडमी पे हैं और जो आपको यूपीएससी की तैयारी पे हर कदम आपके साथ रहेंगे, हर कदम पे आपकी मदद करेंगे। ये सब अपकमिंग कोर्सेज हैं, ये सब अभी शुरू होने वाले कोर्सेज हैं अनअकैडमी के। और ये है सब्सक्रिप्शन प्लान, दो तरीके का है, एक प्लस और आइकॉनिक। प्लस जो है वो कंप्लीट जीएस का फाउंडेशन कोर्स है, रेगुलर कोर्स। इसमें आपको डेली लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, तो पूरा स्ट्रक्चर शेड्यूल में मिलेगा। और फाउंडेशन मिनिमम 1 ईयर का होता है, 1 साल का। तो 1 साल, 2 साल, 3 साल का प्लान है। जो 12वें महीने का है 1 साल का, उनके लिए जिनको 2022 में एग्जाम देना है, और उनकी फीस है 49,500 रुपए। जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपसे एक रिफरल कोड मांगेगा एडमिशन के समय, तो आप इस कोड को डाल देंगे। ये है रेफरल कोड स्वदीप, SWADEEP। तो आपको फीस में 10% का डिस्काउंट में मिल जाएगा, और आपकी फीस हो जाएगी 44,550 रुपए। वहीं अगर आप 2 साल के लिए लेंगे यानी 2023 के लिए, तो ये आपकी फीस हो जाएगी 72,000 रुपए। कोड का इस्तेमाल करेंगे इस पर भी तो 10% डिस्काउंट, 64,800 रुपए। अगर आप 3 साल के लिए लेंगे, जो लोग अभी 12th में है, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में, उनके लिए है 90,000। कोड का इस्तेमाल करेंगे 10% डिस्काउंट, फीस होगी 81,000 रुपए। दूसरा आइकॉनिक। आइकॉनिक में प्लस कोर्स वाली जो रेगुलर क्लास की चीजें हैं सारी कुछ रहेंगी। कुछ एडिशनल फीचर, जैसे आपको पर्सनल कोच मिलेंगे जो पर्सनली आपकी तैयारी पर ध्यान देंगे। डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराया जाएगा, स्टडी प्लान के साथ तैयारी होगी, पर्सनली फीडबैक भी मिलेगा। इसका जो 12 महीने का यानी 1 साल का जो समय है, 1 ईयर का, 2 ईयर का, 3 ईयर का, इसका 1 साल का जो फीस है 69,500, 2 साल का 1,07,000, 3 साल का 1,41,000। इन फीस पर भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 12 महीने का हो जाएगा 62,550, 2 साल का हो जाएगा आपका 96,300, और 3 साल का हो जाएगा 1,26,900। उसके बाद ये ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन है। ऑप्शनल आप 6 महीने का ले सकते हैं, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का। 6 महीने का 22,500, 1 साल का 27,500, 2 साल का 40,000, 3 साल का 50,000। इस पे भी 10% डिस्काउंट में मिलेगा आपको इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो। 6 महीने का हो जाएगा 20,250, 12 महीने का हो जाएगा 24,750, और 2 साल का हो जाएगा 36,000, और 3 साल का 45,000 रुपए। और अनअकैडमी 11 तारीख से एक नया बैच शुरू की है अभी, 2021, 22 और 23 के लिए। तो आप लोग इसमें जिनको लेना हो, जैसे 6 महीने के लिए जिन लोगों को 2021 में प्रीलिम्स एग्जाम देना है, उनके लिए बैच शुरू हुआ है आपका, इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल तीनों में। जिन लोगों को 1 साल का फाउंडेशन चाहिए, यानी जिन लोगों को 2022 में एग्जाम देना है, तो 1 साल का फाउंडेशन बैच भी 1 ईयर का शुरू हुआ है 11 तारीख से भी, इंग्लिश हिंदी और बाइलिंगुअल। और जिन लोगों को 2 साल बाद एग्जाम देना है, यानी जिन लोगों को 2023 में एग्जाम देना है, तो 2 साल का भी फाउंडेशन शुरू हुआ है इंग्लिश हिंदी और बाइलिंगुअल में। और एक एनसीईआरटी का स्पेशल बैच प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, चाहे आप 21 में एग्जाम दें, 22 में दें या 23 में दें, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये एनसीईआरटी। तो जरूर ज्वाइन कर लेंगे। और कोड का जरूर ध्यान में रखेंगे, कोड का इस्तेमाल करेंगे स्वदीप का ही। इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको फीस में 10% का डिस्काउंट जरूर मिलेगा। उधर तो हमने जीएस और ऑप्शनल का अलग अलग देखा था, यहाँ पे आप कॉम्बो ले सकते हैं। अगर आप आइकॉनिक लें जीएस का और साथ में ऑप्शनल लें कॉम्बो, तो इसका भी 1 साल, 2 साल, 3 साल का है। 1 साल का 88,705, 2 साल का 31,510, 3 साल का 67,220। इस पे भी आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे स्वदीप का, तो आपको फीस में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। वही अगर आप जीएस का प्लस कोर्स लेते हैं और साथ में अगर ऑप्शनल ले लेते हैं, तो ये भी आपका 1 साल, 2 साल और 3 साल का है। तो 1 साल का 70,103, 2 साल का 99,680, 3 साल का 1,21,200। इस पे भी कोड का इस्तेमाल करेंगे तो सारे फीस पे आपको 10% का डिस्काउंट जरूर मिलेगा। और आइकॉनिक आने वाले समय में प्राइस बढ़ने वाला है, तो कुछ फीचर्स भी इसमें अपग्रेड हुए हैं, 2-4 फीचर्स एक्स्ट्रा जुड़े हैं। तो आप लोगों को जिसको आइकॉनिक लेना हो, पर्सनल कोच के अंडर में आप लोगों को तैयारी करनी हो, तो आप लोग जरूर इसको करें, आप लोगों को 10% डिस्काउंट जरूर मिलेगा। और रोजाना 1 बजे हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और प्री कम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से।
और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे संसद के बारे में। आज संसद का लास्ट टॉपिक है संसद की बहुक्रियात्मक जो भूमिका है, यानी संसद के और कौन कौन से इंपॉर्टेंट कार्य हैं और कौन कौन सी शक्तियां हैं, आज उनके बारे में हम देखेंगे क्या क्या चीजें हैं। ध्यान से एक एक करके पढ़ेंगे, आसान शब्दों में लिखा हुआ एक एक करके टॉपिक हम लोग देखते हुए चलते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में ध्यान से पढ़ें कि संसद की बहुक्रियात्मक भूमिका में क्या है कि जातीय राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में संसद एक केंद्रीय स्थिति रखती है, ठीक है, और उसकी बहुक्रियात्मक भूमिका होती है संसद की, और इसे विशेष शक्तियां भी प्राप्त है। इसकी शक्तियों एवं कार्यों को निम्नलिखित शीर्षकों के तरह वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे संसद की जो शक्तियां, संसद की विधायी शक्तियां हैं और कार्य हैं, संसद की कुछ कार्यकारी शक्तियां एवं कार्य हैं, और संसद की कुछ वित्तीय शक्तियां और कार्य हैं, यानी कानून के मामले में, कुछ उसके अपने संसद के कार्य के मामले में, और कुछ फिनांस के मामले में, वित्तीय शक्तियों के मामले में संसद के कार्य हैं। और चौथा है, और भी है, देखते चलें कि और कौन कौन सी है। संवैधानिक शक्तियां और कार्य है संविधान के बारे में, न्यायिक शक्तियां और कार्य भी है संसद के पास, निर्वाचक शक्तियां भी है और उसके भी कार्य, और भी कुछ अन्य शक्तियां और कार्य है संसद के पास। तो ये सब पॉइंट पॉइंट लिखा है, पढ़ते हुए चलेंगे ध्यान से, बहुत ही आसान शब्दों में। तो जो पहला था कि विधायी शक्तियां और कार्य, तो संसद की विधायी शक्तियां और कार्य क्या है कि संसद का जो प्राथमिक कार्य है वो है देश के संचालन के लिए विधियां बनाना, यानी कानून बनाना, और इसके पास संघ सूची विषयों पर, जिसमें मूल रूप से 98 एवं वर्तमान में 99 विषय हैं, तथा अवशिष्ट विषयों में वे विषय होते हैं जो किसी भी सूची में शामिल नहीं है, पर विधि बनाने का विशिष्ट अधिकार है, ठीक है, विशिष्ट अधिकार है विधि बनाने का, वही है विधायी शक्तियां एवं कार्य। और यदि दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य किसी विषय पर विवाद होता है तो संसद समवर्ती सूची के विषयों पर, जिसमें मूल रूप से 47 एवं वर्तमान में 59 विषय हैं, भी विधि बना सकती है। और पदों या राज्यों के मध्य विवाद की जो अगर स्थिति है, केंद्र और राज्यों के मध्य, यहाँ पे केंद्र है ना, केंद्रों और राज्यों के मध्य में अगर विवाद की स्थिति में संसद विधि राज्य विधानमंडल पर प्रभावित होगी। ये सारे विधायी शक्तियां के संसद के बारे में कि संसद को देश के हित में कोई भी कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। और संविधान संसद को राज्य सूची के विषयों पर, और राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं, में विधि बनाने की शक्ति भी प्रदान करता है। और ऐसा निम्नलिखित 5 असामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत हो सकता है। ऐसी 5 अगर असामान्य परिस्थितियां होंगी तो उस आधार पर संसद फिर क्या है कि राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। क्या कि जब राज्यसभा इसके लिए एक संकल्प पास करे तब, जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तब, जब 2 या 2 से अधिक राज्य संसद में ऐसा संयुक्त अनुरोध करें तब, जब अंतरराष्ट्रीय समझौते संधि समझौते के तहत ऐसा करना जरूरी हो तब, और जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तब। तो इन सारे पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। और क्या कह रहा है, और इसमें देखिए पॉइंट, राष्ट्रपति द्वारा जारी सभी अध्यादेशों को संसद द्वारा 6 सप्ताहों के भीतर स्वीकृति मिलनी चाहिए। राष्ट्रपति जितने भी अध्यादेश जारी करता है उसमें संसद 6 सप्ताह के भीतर स्वीकृति देगा, और यदि इस अवधि के भीतर अध्यादेश को संसद की स्वीकृति नहीं मिलती है तो अध्यादेश फिर समाप्त हो जाएगा। और संसद विधियों का खाका तैयार करती है कानून का, और मूल विधि के ढांचे में ही विस्तृत नियम और विनियम बनाने के लिए कार्यपालिका को प्राधिकृत करती है, और इसे प्रत्यायोजित विधान एवं कार्यपालिका विधान अथवा अधीनस्थ विधान कहा जाता है। और ऐसे नियमों और विनियमों को जांच के लिए संसद के समक्ष भी रखा जाता है। तो सारे पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। और क्या इसमें कि जैसे संसद की बहुकार्यात्मक भूमिकाओं में और क्या क्या पॉइंट है कि कार्यकारी शक्तियां एवं कार्य भारत के संविधान के सरकार के संसदीय रूप की स्थापना की है, जिसमें कार्यकारी अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। और इस तरह संसद कार्यकारिणी पर प्रश्नकाल, शून्यकाल, आधे घंटे की चर्चा, अल्पावधि चर्चा, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव और अन्य चर्चाओं के जरिए भी नियंत्रण करती है। और यह अपनी समितियों जैसे कि सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, याचिका समिति इत्यादि के माध्यम से कार्यपालिका के कार्यों का परीक्षण करती है। और सामान्यतः मंत्री संसद के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं, जबकि लोकसभा के प्रति विशेष रूप से।
और सामूहिक उत्तरदायित्व के एक भाग के रूप में प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी है। तो ये सब आप अपने कॉन्सेप्ट के अनुसार समझते चलेंगे क्या क्या चीजें हैं। और क्या कह रहा है कि जो प्रत्येक मंत्री हैं वो अपने मंत्रालयों के कार्यों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, प्रत्येक मंत्री उनका जो भी मंत्रालय है उसके कार्यों के प्रति उत्तरदायी हैं। इसका मतलब है कि वे अपने पद पर तब तक बने रह सकते हैं जब तक उन्हें लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, और इसका अभिप्राय है कि मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया भी जा सकता है। अब क्या कह रहा है ये देखिए कि लोकसभा सरकार के प्रति विश्वास की कमी का प्रस्ताव निम्नलिखित तरीके से ला सकती है। ठीक है, जो अविश्वास प्रस्ताव होता है वो कैसे कि राष्ट्रपति के उद्घाटन भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को पास न करके, धन विधेयक को अस्वीकार करके, निंदा प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव पास करके, आवश्यक मुद्दे पर सरकार को हराकर और कटौती प्रस्ताव पास करके। इन 5 तरीकों से ये ला सकती है। और इसीलिए यह कहा गया है कि संसद का पहला कार्य ऐसे समूह का चयन करना है जो सरकार बनाए, उसे सत्ता में बने रहने के लिए तब तक सहायता प्रदान करना, और जब तक इसका विश्वास हो और विश्वास ना हो तो उसे हटाकर अगले सामान्य चुनावों में लोगों को छोड़ देना। तो सारे पॉइंट पे ध्यान रखेंगे। और जो तीसरा है वित्तीय शक्तियां एवं कार्य, ये भी देखिए इसके बारे में क्या कह रहा है कि वित्तीय शक्तियां एवं कार्य। दो तो हमने देख लिया कि संसद की सहमति के बिना कार्यपालिका न ही किसी पर उगाही कर सकती है और न ही कोई कर लगा सकती है और न ही किसी प्रकार का व्यय कर सकती है संसद की सहमति के बिना कार्यपालिका। और इसीलिए बजट की स्वीकृति के लिए संसद के वित्त वर्ष में आय एवं व्यय की अनुमति प्रदान करती है, जो हमने कल बजट पढ़ा था। और संसद विभिन्न वित्तीय समितियों के माध्यम से सरकार के खर्चों की भी जांच करती है और उस पर नियंत्रण करती है। और इन समितियों में शामिल है लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं सार्वजनिक उपक्रमों की समिति। और ये अवैध, अनियमित, अमान्य, अनुचित प्रयोगों एवं सार्वजनिक खर्चों के दुरुपयोग के मामले को भी सामने लाती है। इसलिए कार्यपालिका के वित्तीय मामलों पर संसद का नियंत्रण निम्न 2 तरीकों से संभव हो पाता है। कौन सा? पहला है बजटीय नियंत्रण, जो कि बजट के प्रभावी होने से पूर्व अनुदान मांगों के रूप में भी होता है, और दूसरा है उत्तर बजटीय नियंत्रण, जो अनुदान मांगों को स्वीकृति दिए जाने के पश्चात 3 वित्तीय समितियों के माध्यम से भी स्थापित किया जाता है। और बजट वार्षिकता के सिद्धांत पर आधारित होता है, जिसमें संसद सरकार को 1 वर्ष में व्यय करने के लिए धन उपलब्ध कराती है, 1 वर्ष में। और यदि मंजूर किया गया धन वर्ष के अंत तक व्यय नहीं होता है तो शेष धन का फिर ह्रास हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है तथा भारत की संचित निधि में वो वापस चला जाता है। कल मैंने पढ़ाया था आप लोगों को संचित निधि के बारे में। और इस प्रक्रिया को छाछ सिद्धांत कहते हैं, और इसे संसद का प्रभावी वित्तीय नियंत्रण स्थापित होता है, और इसकी अनुमति के बिना कोई भी आरक्षित कोष नहीं बनाया जा सकता। हालांकि इस सिद्धांत के कारण वित्त वर्ष के अंत में व्यय का भारी कार्य उत्पन्न हो जाता है, जिसे मार्च रस कहते हैं। तो सारे पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चौथा है संसद की संवैधानिक शक्तियां एवं कार्य, कि संसद में संविधान संशोधन की शक्तियां निहित है और वह संविधान में किसी भी प्रावधान को जोड़कर, समाप्त करके या संशोधित करके इसमें संशोधन करती है, और संविधान के मुख्य भागों को विशेष बहुमत के द्वारा भी संशोधित किया जा सकता है। और संविधान की कुछ अन्य व्यवस्थाओं को साधारण बहुमत के द्वारा संसद बदल सकती है, और यह बहुमत संसद में उपलब्ध सदस्यों के बीच से तय होता है। और कुछ व्यवस्थाएं ही ऐसी है जिसमें संसद विशेष बहुमत के करीब आधे राज्य विधानमंडल की सहमति के बाद ही संशोधित होती है। और कुल मिलाकर संसद संविधान को 3 प्रकार से संशोधित कर सकती है, और कुछ ही संशोधन ऐसे हैं जिन्हें संसद विशेष बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों की सहमति से ही संशोधित करती है। हालांकि संविधान संशोधन की प्रक्रिया की शुरुआत पूर्णतया संसद पर निर्भर करती है, न कि राज्य के विधान मंडलों पर निर्भर करती है। तो इस सारे पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और इसका केवल एक अपवाद है, वह है कि कोई भी राज्य इस आशय का प्रस्ताव पारित कर सकता है कि अमुक राज्य में विधान परिषद का गठन कर दिया जाए या उसे समाप्त कर दिया जाए। अब प्रस्ताव के आधार पर संसद संविधान में आवश्यक संशोधन समक्ष रखा जाता है, और बजट के माध्यम से ही संसद सरकार को आगामी करती है। तो सारे पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे, सारा इंपॉर्टेंट है।
और संसद संविधान में 3 प्रकार से संशोधन कर सकती है, साधारण बहुमत के द्वारा, विशेष बहुमत के द्वारा एवं विशेष बहुमत द्वारा, लेकिन आधे राज्यों की विधानमंडल की स्वीकृति चाहिए। तीसरे में विशेष बहुमत से होगा, लेकिन आधे राज्यों के विधानमंडल की इसमें स्वीकृति भी चाहिए। और संसद की यह शक्ति असीमित नहीं है, यह संविधान के मूल ढांचे की शर्त के अनुसार है। दूसरे शब्दों में संसद संविधान के मूल ढांचे के अतिरिक्त किसी भी व्यवस्था को संशोधित कर सकती है। और यह निर्णय उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले 1973 एवं मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में दिया था। तो ये सारे पॉइंट ध्यान में रखेंगे, सब हमने पढ़ा भी है। पांचवा जो है वो संसद की न्यायिक एवं कार्य शक्ति है। क्या कह रहा है कि संसद की न्यायिक शक्तियां और कार्य शक्ति में निम्नलिखित चीजें शामिल हैं कि संविधान के उल्लंघन पर यह राष्ट्रपति को पद मुक्त कर सकती है। कौन? संसद। अगर संविधान का उल्लंघन राष्ट्रपति करता है तो उसको पद से हटा सकती है, या उपराष्ट्रपति को भी उसके पद से हटा सकती है। यह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकती है। कौन? संसद। और यह अपने सदस्यों या बाहरी लोगों को इसकी अवमानना या विशेषाधिकारों के उल्लंघन के लिए भी दंडित कर सकती है, जो संसद के सदस्य हैं उनको भी। और क्या कह रहा है? निर्वाचक शक्तियां एवं कार्य संसद राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभाओं के साथ भाग लेती हैं और उपराष्ट्रपति को चुनती हैं, और लोकसभा अपने अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को चुनती है, जबकि राज्यसभा उपसभापति का चयन करती है। और संसद को यह भी शक्ति है कि वह राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित नियम बना सकती है और उनमें संशोधन भी कर सकती है। और वह संसद के दोनों सदनों राज्य विधायिका के निर्वाचन संबंधित नियम बना सकती है और उनमें संशोधन कर सकती है। ये सब हम लोग संसद की न्यायिक शक्तियों के बारे में पढ़ रहे हैं। और इसी आधार पर संसद ने राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियम 1952, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 आदि संसद ने इसी आधार पर बनाया। ये इसकी न्यायिक शक्तियां हैं। और संसद की कुछ अन्य शक्तियां भी हैं और कार्य हैं। क्या है कि अन्य शक्तियों एवं कार्य में संसद की अन्य कई शक्तियां एवं कार्य शामिल है, जैसे यह देश में विचार विमर्श की सर्वोच्च इकाई है। कौन? संसद। और यह राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर बहस करती है। और यह तीनों तरह के आपातकाल, चाहे राष्ट्रीय आपातकाल हो, राज्य आपातकाल हो या वित्त आपातकाल हो, उसकी संस्तुति भी संसद ही करती है। और यह संबंधित राज्य विधानसभा की स्वीकृति से विधान परिषद की समाप्ति या उसका गठन कर सकती है। और यह राज्यों के क्षेत्र, सीमा एवं नाम में परिवर्तन कर सकती है। कौन? संसद। और यह उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के गठन एवं उसके न्याय क्षेत्र को नियंत्रित कर सकती है और दो या अधिक राज्यों के बीच सामान्य न्यायालय की स्थापना भी कर सकती है। ये सब संसद की शक्तियां हैं। आज संसद का अंतिम टॉपिक है, तो ध्यान से। और संसद नियंत्रण की अप्रभाविता क्या है? संसद नियंत्रण की अप्रभाविता क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़िए कि भारत में सरकार एवं प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण प्रायोगिक की तुलना में सैद्धांतिक ज्यादा है। प्रयोग में कम, सैद्धांतिक रूप से ज्यादा है। और वास्तव में यह नियंत्रण उतना प्रभावी नहीं है जितना होना चाहिए। इसके लिए कई कारक उत्तरदायी हैं। संसदीय नियंत्रण की कुछ अप्रभाविता कैसे? क्या कि देश का प्रशासन इतना विशाल एवं जटिल है कि संसद को न तो इतना समय है और न ही इतनी विशेषज्ञता है कि वह प्रशासन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर सके। और अनुदान की मांगों में तकनीकी प्रवृत्ति के कारण संसद की वित्तीय नियंत्रण व्यवस्था ज्यादा प्रभावी नहीं बन सकती है। और विधायी नेतृत्व कार्यपालिका पर निर्भर होता है और कार्यपालिका की नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका भी होती है। और संसद का आकार काफी बड़ा है तथा इस पर नियंत्रण रखना काफी कठिन होता है। और कार्यपालिका के साथ संसद में बहुमत का समर्थन होता है, फलतः उसकी प्रभावी आलोचना की संभावना समाप्त हो जाती है। और लोक लेखा समिति जैसी वित्तीय संस्थाएं कार्यपालिका द्वारा व्यय की गई राशि की जांच बाद में करती है और इस प्रकार यह प्रक्रिया पोस्टमार्टम के जैसी हो जाती है। सारे पॉइंटों पर ध्यान रखेंगे। और गिलोटीन के बढ़े हुए आशय से वित्तीय नियंत्रण की संभावना कम हो जाती है और प्रत्यायोजित विधान की अभिव्यक्ति से विस्तृत विधि बनने की संसद की शक्ति कम एवं कार्यपालिका की शक्ति बढ़ जाती है। और राष्ट्रपति द्वारा अत्यधिक अध्यादेशों के निर्माण से संसद की विधान बनाने की शक्ति भी कम हो जाती है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे।
और संसदीय नियंत्रण सामान्यतः ढीला, साधारण एवं अधिकांशतः प्रकृति में राजनीतिक होता है और संसद में सशक्त एवं स्थिर विपक्ष के अभाव एवं संसदीय व्यवहार एवं मर्यादाओं के अभाव में देश के प्रशासन एवं विधायी नियंत्रण में ढीलापन भी आता है। अब राज्यसभा की इसमें क्या स्थिति है ये देखिए, राज्यसभा की क्या स्थिति हो, तो हमने लोकसभा के बारे में पढ़ा, अब राज्यसभा के बारे में कि राज्यसभा की संवैधानिक स्थिति का 3 कोणों से अध्ययन किया जा सकता है, 3 कोणों से, 3 दृष्टिकोणों से, यानी लोकसभा की तुलना में। क्या? जहां राज्यसभा लोकसभा के बराबर हो, जहां राज्यसभा लोकसभा के बराबर नहीं हो, जहां राज्य की सभा की विशेष शक्तियां हो जिनकी हिस्सेदारी लोकसभा के साथ नहीं होती है। इन 3 कोणों से देखा जा सकता है। और क्या कह रहा है कि निम्नलिखित मामलों में राज्यसभा की शक्तियां एवं स्थिति लोकसभा के समान होती है। निम्नलिखित मामलों में कौन कौन सा है कि समान विधेयकों का पुनर्स्थापन और उनको पारित करना, इसमें जो राज्यसभा है उनकी शक्ति लोकसभा के बराबर। क्या? और संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर पुनर्स्थापन और उनको पारित करना, वित्तीय विधेयकों पर पुनर्स्थापन और उनमें भारत की संचित निधि से व्यय शामिल होना, राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं महाभियोग, इन सब पे राज्यसभा को लोकसभा के बराबर शक्तियां प्राप्त है। और भी क्या है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन और उसको पद से हटाया जाना, राज्यसभा उपराष्ट्रपति को अकेले हटाने की पहल कर सकती है और उसे राज्यसभा के एक प्रभावी बहुमत, जो कि विशेष बहुमत का एक प्रकार है, और लोकसभा के समान बहुमत की स्वीकृति के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। और राष्ट्रपति को उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं लेखा महानियंत्रक को हटाने की सिफारिश कर सकता है ये राज्यसभा। अब लोकसभा के समान तो असमान स्थिति, लोकसभा के समान और कौन कौन सी स्थिति है, अभी हम लोग समान देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग असमान स्थिति भी देखेंगे कि कौन कौन सी है। अभी तो समान देखते चलिए। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश को स्वीकृति देना समान स्थिति में है। राष्ट्रपति द्वारा घोषित तीनों प्रकार के आपातकालों की स्वीकृति राज्यसभा भी दे सकता है। प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों का चयन, संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्री दोनों में से किसी एक सदन के सदस्य होने चाहिए, हालांकि वे केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और संवैधानिक इकाइयों जैसे कि वित्तीय आयोग संघ, लोक सेवा आयोग, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक आदि की रिपोर्ट पर विचार करना, तो ये सब सारी शक्तियां। और उच्चतम न्यायालय एवं संघ लोक सेवा आयोग के न्याय क्षेत्र में विस्तार करने की, तो ये सब लोकसभा की समान शक्तियां थी। अब लोकसभा का राज्यसभा के साथ असमान शक्तियां, ये देखिए निम्नलिखित मामलों में राज्यसभा की शक्तियां एवं स्थिति लोकसभा से असमान है। किसमें? इसमें केवल लोकसभा ही फैसला देगा, राज्यसभा नहीं। कि धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में पुनर्स्थगित किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं किया जा सकता। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकृत या संशोधित नहीं कर सकती, उसे इस विधेयक के सिफारिश या बिना सिफारिश के 14 दिन के भीतर लोकसभा को लौटाना अनिवार्य होता है। लोकसभा में अगर धन विधेयक पास होकर राज्यसभा में गया तो ये 14 दिन के भीतर लौटाएगी और केवल सिफारिश कर सकती है, उसको मानना या न मानना ये लोकसभा के अंतर्गत है, कल हमने पढ़ा भी था। और लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है और दोनों मामलों में से सदनों द्वारा स्वीकृत माना जाएगा। और वित्त विधेयक अकेले अनुच्छेद 110 का मामला नहीं है, इसे सिर्फ लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है, लेकिन इसे पारित करने के मामलों में दोनों की शक्तियां समान है। किसमें? वित्त विधेयक में। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसे बताने की अंतिम शक्ति केवल लोकसभा अध्यक्ष के पास है, ध्यान में रखेंगे। और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये सब असमान शक्तियां हैं। और संयुक्त बैठक में लोकसभा ज्यादा संख्या से जीतती है, सिवाय इसके कि सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों की संख्या दोनों सदनों में विपक्ष से कम हो। और राज्यसभा सिर्फ बजट पर चर्चा कर सकती है, उसके अनुदानों की मांग पर मतदान नहीं कर सकती। उसके अनुदानों की मांग पर मतदान केवल लोकसभा में होगा। और राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का संकल्प लोकसभा द्वारा ही पारित कराया जा सकता है। और राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मंत्रिपरिषद को नहीं हटा सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति है, लेकिन राज्यसभा सरकार की नीतियों एवं कार्यों पर चर्चा और आलोचना कर सकती है। अब राज्यसभा की कुछ विशेष शक्तियां भी हैं जो लोकसभा के पास नहीं है। वो देखिए राज्यसभा की विशेष शक्तियां। राज्यसभा को 4 विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं जो लोकसभा के पास नहीं है। कौन कौन सी? पहला, यह संसद को राज्य सूची यानी अनुच्छेद 249 में से विधि यानी कानून बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है।
और यह संसद को केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु अधिकृत कर सकती है अनुच्छेद 312 के तहत। राज्यसभा संसद को ये अधिकार लोकसभा के पास नहीं है। और उपरोक्त बिंदुओं का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि हमारी संवैधानिक व्यवस्था में राज्य व्यवस्था की स्थिति उतनी दुर्बल नहीं है जितनी कि हाउस ऑफ कॉमन्स हो गया, हाउस ऑफ कॉमन्स की ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था में। ये ध्यान में रखेंगे, हमारे यहाँ उतनी कमजोर नहीं है। और क्या कह रहा है, दूसरी और राज्यसभा की स्थिति उतनी शक्तिशाली भी नहीं है जितनी कि अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था में। और वित्तीय मामलों के मंत्री परिषद के मंत्रियों के ऊपर नियंत्रण के अतिरिक्त अन्य सभी मामलों में राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा के बराबर ही है। और तीसरा पॉइंट क्या है कि लोकसभा केवल राज्य ही उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। दूसरे शब्दों में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी कोई संकल्प केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है, न कि लोकसभा में अनुच्छेद 67 के द्वारा। ध्यान में रखेंगे। और क्या कह रहा है राज्यसभा की विशेष शक्तियों में, यदि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात अथवा राष्ट्रपति शासन अथवा वित्तीय आपातकाल की घोषणा ऐसे समय में करते हैं जब लोकसभा भंग की जा चुकी है अथवा लोकसभा का विघटन हो चुका है और इसकी स्वीकृति अवधि के अंदर होता है, तब वह घोषणा के लिए राज्यसभा के अनुमोदन पर ही प्रभावी होगी अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत। और यद्यपि राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम शक्तियां दी गई हैं, लेकिन इसकी उपयोगिता निम्नलिखित आधारों पर है। किस आधारों पर, ये देखिए कि यह लोकसभा द्वारा जल्दबाजी में बनाए गए दोषपूर्ण, लापरवाही से और अविवेकपूर्ण विधान की समीक्षा और विचार के उपबंध में जांचोपाय है। और यह उन ये सब ध्यान से कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ेंगे। यह उन अनुभवी एवं पेशेगत लोगों को प्रतिनिधित्व देता है जो सीधे चुनाव का सामना नहीं कर सकते। और राष्ट्रपति 12 ऐसे लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है। और यह केंद्र के अनावश्यक हस्तक्षेप के खिलाफ राज्यों के हितों की रक्षा करते हेतु उसको संतुलन को बनाए भी रखती है। ये जो संसदीय विशेषाधिकार है, इसका अर्थ क्या होता है, क्या अर्थ होता है संसदीय विशेषाधिकार? कुछ संसद के विशेषाधिकार, इसको हम लोग पढ़ते हैं संसदीय विशेषाधिकार को। क्या अर्थ है संसदीय विशेषाधिकार का, ये पढ़िए कि संसदीय विशेषाधिकार या विशेषाधिकार उन मुक्तियां और छूटें हैं जो संसद के दोनों सदनों और इनकी समितियों और उनके सदस्यों को प्राप्त होते हैं और यह इनके कार्यों की स्वतंत्रता और प्रभाविता के लिए आवश्यक है। और इन अधिकारों के बिना सदन न तो अपनी स्वायत्तता, महानता तथा सम्मान को संभाल सकता है और न ही अपने सदस्यों को किसी संसदीय उत्तरदायित्वों के निर्वहन से सुरक्षा भी प्रदान कर सकता है। और संविधान ने संसदीय अधिकार उन व्यक्तियों को भी दिए हैं जो संसद के सदनों या इनकी किसी भी समिति में बोलने का हिस्सा लेते हैं। और इनमें भारत के महान्यायवादी तथा केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। और यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि संसदीय अधिकार राष्ट्रपति के लिए नहीं है, जो संसद का एक अंतरिम भाग भी है। और इसका वर्गीकरण देखिए संसदीय विशेषाधिकार का। संसदीय विशेषाधिकार को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, वे अधिकार जिन्हें संसद दोनों सदनों में सामूहिक रूप से प्राप्त करते हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए। और वे अधिकार जिनका प्रयोग सदस्य जो हैं इन सदनों के व्यक्तिगत रूप से करते हैं। सामूहिक विशेषाधिकार में और क्या क्या चीजें हैं, पढ़िए कि संसद के दोनों सदनों के संबंध में सामूहिक विशेषाधिकार निम्न है। इसे अपनी रिपोर्ट, वाद विवाद और कार्यवाही को प्रकाशित करने तथा अन्यों को इसे प्रकाशित न करने देने का अधिकार भी है। और 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने सदन की पूर्व अनुमति के बिना संसद की कार्यवाही की सही रिपोर्ट के प्रकाशन की प्रेस की स्वतंत्रता को पुनर्स्थापित किया, किंतु यह सदन की गुप्त बैठक के मामले में लागू नहीं है। और यह अपनी कार्यवाही से अतिथियों को बाहर कर सकती है तथा कुछ आवश्यकताओं मामलों पर विचार विमर्श हेतु गुप्त बैठक भी कर सकती है। सारे पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। और यह अपनी कार्यवाही के संचालन, कार्य के प्रबंध तथा इन मामलों के निर्णय हेतु नियम बना सकती है। और यह सदस्यों के साथ साथ बाहरी लोगों के इसके विशेषाधिकारों के हनन या सदन की अवमानना पर निंदित चेतावनी और कारावास दंड वगैरह दे सकती है। सदस्यों के मामले में बर्खास्तगी या निष्कासन भी।
और इसे किसी सदस्य की बंदी, अवरोध, अपराध सिद्धि, कारावास या मुक्ति संबंधी तत्कालिक सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, जो सामूहिक विशेषाधिकार होता है। और यह जांच कर सकती है तथा गवाह की उपस्थिति तथा संबंधित पेपर तथा रिकॉर्ड के लिए भी आदेश दे सकती है, और जो सामूहिक विशेषाधिकार है संसद के। और न्यायालय सदन या इसकी समिति की कार्रवाई के जांच के लिए निषेधित है, और सदन क्षेत्र में पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति बंदी नहीं बनाया जा सकता और न ही कोई कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इन सारे पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। व्यक्तिगत विशेषाधिकार भी कुछ है कि व्यक्तिगत अधिकारों से संबंधित विशेषाधिकार निम्न है कि उन्हें संसद की कार्यवाही के दौरान, कार्यवाही चलने के 40 दिन पूर्व तथा बंद होने के 40 दिन बाद तक बंदी नहीं बनाया जा सकता संसद सदस्यों को। और यह अधिकार केवल नागरिक मुकदमों में उपलब्ध है तथा आपराधिक एवं प्रतिबंधात्मक निषेध मामलों में नहीं है, केवल नागरिक मुकदमों में। और उन्हें संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता है, और कोई संसद सदस्य या इसकी समिति में दिए गए वक्तव्य या मत के लिए किसी भी न्यायालय में की किसी भी कार्रवाई के लिए जिम्मेदार नहीं है। और यह स्वतंत्रता संविधान के प्रावधान तथा संसद के कार्यवाही नियम अस्थायी आदेश के संचालन से संबंधित है। और वे न्याय निर्णयन सेवा से मुक्त है, और वे संसद के सत्र में किसी न्यायालय में लंबित मुकदमे में प्रमाण प्रस्तुत करने तथा उपस्थित होने के लिए मना कर सकते हैं। और विशेषाधिकारों का हनन और समन की अवमानना। समन जो है उसमें क्या कह रहा है ये देखिए कि जब कोई व्यक्ति या प्राधिकारी किसी संसद सदस्य की व्यक्तिगत और संयुक्त क्षमता या उसके विशेषाधिकारों, अधिकारों और मूर्तियों का अपमान या उनका अतिक्रमण करता है तो इसे अपराध विशेषाधिकार हनन कहा जाता है, और यह सदन द्वारा दंडनीय भी होता है। और किसी तरह का कृत्य या चूक जो सदन या इसके सदस्यों या नागरिकों के कार्य संपादन में बाधा डालें, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सदन की मर्यादा, शक्ति और सम्मान के विपरीत परिणाम दे, सदन की अवमानना माना जाएगा। यद्यपि दो विभक्तियों विशेषाधिकार हनन और अवमानना को एक दूसरे से के लिए प्रयुक्त किया जाता है, अर्थात भिन्न है, और सामान्यतः विशेषाधिकार हनन सदस्य की अवमानना हो सकती है, और इसी प्रकार सदन की अवमानना में विशेषाधिकार हनन भी शामिल हो सकता है। और भी कुछ व्यक्तिगत अधिकार के पॉइंट है। तथापि सदन की अवमानना का अर्थ व्यापक प्रभाव है, और विशेषाधिकार हनन के बिना भी सदन की अवमानना हो सकती है। और इसी प्रकार ऐसे कृत्य जो किसी विशेषाधिकार का हनन नहीं है परंतु वे सदन की मर्यादा और प्राधिकार के विरुद्ध सदन की अवमानना हो सकते हैं। सब पॉइंट बस पढ़ लीजिएगा अपने नॉलेज के लिए। और उदाहरण के लिए सदन के विधायी आदेश को न मानना विशेषाधिकार का हनन नहीं है, परंतु सदन की अवमानना के लिए दंडित किया जा सकता है। अब उनके विशेषाधिकारों के स्रोत क्या है, जो संसद के विशेषाधिकार है इनका सोर्स क्या है, कि मूल रूप में संविधान के अनुच्छेद 105 में दो विशेषाधिकार बताए गए हैं। ये हैं संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता तथा इसकी कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार। और अन्य विशेषाधिकारों के संदर्भ में एक ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स इनकी समितियों एवं आरंभ तिथि से इसके सदस्यों की तरह समान है जब तक कि संसद द्वारा घोषित न हो। और 1978 का 44वां संशोधन अधिनियम कहता है कि संसद के दोनों सदनों के अन्य विशेषाधिकार है इसकी समितियों और सदस्यों के आरंभ होने की तिथि से ही प्राप्त हो गए हैं। और इसका अर्थ यह है कि अन्य विशेषाधिकार के संदर्भ में सभी स्थिति समान रहेगी, और दूसरे शब्दों में संशोधन सिर्फ मौखिक रूप से ही संशोधित होगा, और इसे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के संदर्भ से बिना किसी परिवर्तन के ही लिया गया है। और यह उल्लेखनीय है कि संसद ने अब तक विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध करने के संबंध में कोई विशेष नियम नहीं बनाया है, और ये 5 स्रोतों पर आधारित होते हैं। पहला, संवैधानिक उपबंध, संसद द्वारा निर्मित अनेक विधियां, दोनों सदनों के नियम, संसदीय परंपरा और न्यायिक व्याख्या। तो ये सब सारे सोर्स हैं। संसद की संप्रभुता के बारे में देखिए क्या कह रहा है। संसद की संप्रभुता, संसद की संप्रभुता का सिद्धांत ब्रिटिश संसद से संबंधित है, और संप्रभुता का मतलब है राज्य की सर्वोच्च शक्ति, और ग्रेट ब्रिटेन में सर्वोच्च शक्ति संसद में निहित है, और इसके प्रभाव एवं न्याय क्षेत्र पर वहां कोई विधिक प्रतिबंध नहीं है ब्रिटेन में। अतः संसद की संप्रभुता यानी संसदीय सर्वोच्चता की, संसद सर्वोच्च है, ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है। और ब्रिटेन में सर्वोच्च शक्ति संसद में ही निहित है, और ब्रिटिश न्यायवादी एवी डाइसी के अनुसार इस सिद्धांत के 3 अनुप्रयोग भी है। क्या क्या? पहला, कि संसद किसी कानून को संशोधित, प्रतिस्थापित या विधि को निश्चित कर सकती है,
या हटा सकती है। और ब्रिटिश राजनीति विश्लेषक डी लोलमे कहते हैं कि ब्रिटिश संसद एक महिला को पुरुष और पुरुष को महिला बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है, और संसद संवैधानिक कानूनों को उसी प्रक्रिया की तरफ बना सकती है जैसे साधारण कानून। और दूसरे शब्दों में ब्रिटिश संसद में संवैधानिक प्रभाव एवं विधिक प्रभाव में कोई अंतर नहीं होता है। और क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। संसदीय विधि को न्यायपालिका अवैध घोषित नहीं कर सकती जिससे वह असंवैधानिक हो जाए। और दूसरे शब्दों में ब्रिटेन में न्यायिक समीक्षा की कोई व्यवस्था ही नहीं है। दूसरी तरफ भारतीय संसद को संप्रभु इकाई नहीं कहा जा सकता, जैसा कि इसके प्रभाव व न्याय क्षेत्र में न्यायिक अवरोध है। जो तत्व जो भारतीय संसद की संप्रभुता को सीमित करते हैं वे हैं कौन कौन से? कि संविधान की हमारे लिखित प्रकृति है। जो पहला है क्या, कि हमारे संविधान की लिखित प्रकृति है, कि हमारे देश का संविधान मूलभूत विधि है और इसमें संघ सरकार के तीनों अंगों के लाभ, क्षेत्र, प्रभाव और उसके आपस के संबंधों को परिभाषित किया गया है भारत में। और इस तरह के संविधान से इतर संसद के पास क्रियान्वयन को कुछ नहीं है। और यही नहीं, कुछ संशोधनों के लिए आधे से अधिक राज्यों की संस्तुति भी हमारे यहाँ जरूरी होती है। और ब्रिटेन में न तो संविधान लिखित में है और न ही वहां कोई मूलभूत विधि है इसके लिए। दूसरा है सरकार की संघीय व्यवस्था। भारत में शासन की फेडरल यानी संघीय प्रणाली है, जिसमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का संवैधानिक विभाजन किया गया है और दोनों स्वयं को प्राप्त विषयों पर कार्य करते हैं भारत में। और अतः संसद की विधि निर्माण की शक्ति केवल संघीय सूची और समवर्ती सूची के विषयों तक से सीमित है, लेकिन इस शक्ति को राज्य सूची में विस्तारित नहीं किया जा सकता सिवाय 5 असाधारण परिस्थितियों के, वह भी अल्प समय के लिए। और दूसरी तरफ ब्रिटेन सरकार में एकात्मक व्यवस्था है और इस तरह सारी शक्तियां ब्रिटेन में केंद्र के पास ही नहीं है। हमारे यहाँ केंद्र और राज्य का बंटवारा है। तीसरा है न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था, कि स्वतंत्र न्यायपालिका के साथ न्यायिक समीक्षा की शक्ति हमारी संसद की सर्वोच्चता पर रोक लगाती है, क्योंकि हमारे यहाँ न्यायपालिका और उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों संसद द्वारा प्रभावी विधि को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं यदि वे संविधान के किसी उपबंध का उल्लंघन करते हो तो हमारे यहाँ। दूसरी तरफ ब्रिटेन में न्यायिक समीक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। ब्रिटिश न्यायालय संसदीय विधि को बिना उसकी संवैधानिकता, वैधता या उचित कारण के जाने विशेष मामलों में लागू कर सकता है। चौथा है मूल अधिकार के मुद्दों में क्या कह रहा है कि संविधान के भाग 3 के अंतर्गत न्यायोचित मूल अधिकारों की संहिता को शामिल कर संसद के प्राधिकार को सीमित किया गया है। अनुच्छेद 13 राज्य की ऐसी किसी विधि को बनाने के लिए प्रतिबंधित करता है जो मूल अधिकार या इसके किसी भाग को पूर्ण रूप में अगर निरसन करता है तो। और इसी तरह एक संसदीय विधि जो मूल अधिकारों का हनन करे उसे अवैध माना जाएगा। दूसरी तरफ ब्रिटेन के संविधान में न्यायोचित मूल अधिकारों की कोई अलग संहिता नहीं है। और क्या कह रहा है कि ब्रिटिश संसद में इस तरह का कोई कानून नहीं बनता जो नागरिकों के मूल अधिकारों पर हो। इसका मतलब यह नहीं कि ब्रिटिश नागरिकों को अधिकार ही नहीं प्राप्त है, यद्यपि वहां अधिकारों का गारंटी चार्टर नहीं है, लेकिन ब्रिटेन में विधि का नियम होने के कारण अधिकतम स्वतंत्रता है, कानून का वहां पे शासन है। यद्यपि हमारी संसद की संगठनात्मक एवं नामावली पद्धति उसी तरह है जैसे ब्रिटिश संसद की, परंतु हमारे और ब्रिटिश संसद में बहुत ज्यादा अंतर है। और क्या क्या कह रहा है कि भारतीय संसद ब्रिटिश संसद की संप्रभु इकाई होने के अर्थ में एक संप्रभु इकाई नहीं है और ब्रिटिश संसद के विपरीत भारतीय संसद का प्राधिकार परिभाषित, सीमित एवं प्रतिबंधित है। और इस परिप्रेक्ष्य में भारतीय संसद अमेरिकी विधायिका यानी कांग्रेस के रूप में जाना जाता है कि समान है, और अमेरिका भी कांग्रेस की संप्रभुता वैधानिक रूप से संविधान के लिखित शब्दों, अमेरिका में संविधान को कांग्रेस और सरकार की संघीय व्यवस्था न्यायिक समीक्षा अधिकार के विधेयकों द्वारा प्रतिबंधित है। सारे पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और ये यहाँ पे एक कुछ सामान्य अनुच्छेद हैं जो हमारे संसद से संबंधित है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। संसद से संबंधित जो अनुच्छेद है उनकी एक सूची में यहाँ पे आप लोगों के लिए ले आए, आप लोग देख लेंगे कि जैसे अनुच्छेद 79 में संसद के गठन की बात की गई है, 80 में राज्यसभा का गठन, 81 में लोकसभा का गठन, 82 में प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनर्समायोजन, 83 में संसद के सदनों की अवधि, 84 में संसद की सदस्यता के लिए योग्यता, अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र, 17 अवसान और विघटन, 86 में राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित करने के लिए संदेश देने का अधिकार, 87 में राष्ट्रपति का विशेष संबंधन, 88 में संसदों के प्रति मंत्रियों और अटॉर्नी जनरल के अधिकार। ये सब अनुच्छेद है जो संसद के द्वारा जो संसद के है और जो संसद के
पदाधिकारी हैं उनके लिए ये सब आर्टिकल है, आप लोग पढ़ लेंगे सारा अनुच्छेद। ये मैं एक चार्ट के माध्यम से लेकर के आगे गया हूँ आपके सामने, आप सारा पॉइंट देख लेंगे। कार्यवाही का जो संचालन करते हैं तो किस अनुच्छेद के तहत होता है, ये सब सारी चीजें मैं सारा एक अनुच्छेद का चार्टर, जो संसद के सदस्य उनकी अयोग्यता किस अनुच्छेद के द्वारा होंगी, ये सारी चीजें पॉइंट पॉइंट में ले आया हूं। और जैसे संसद और इसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा किस अनुच्छेद के तहत आएंगे, ये सारी चीजें मैं आप लोग लेके आया हूं, तो ये आप लोग पढ़ लेंगे एक बार। संसद की जो विधायी प्रक्रिया है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, ये सारा एक चार्ट के माध्यम से मैं ले आया हूं, देख लेंगे। आज ये संसद का टॉपिक समाप्त हो गया है। वित्तीय मामलों की प्रक्रिया किस किस अनुच्छेद के तहत है संसद के, ये सारा कुछ डिटेल से दिया है। सामान्य प्रक्रिया संसद के किस किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ये सारे पॉइंट को आप लोग देखेंगे। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां कौन सी हैं संसद के अंतर्गत, ये सारा चीज। तो आज ये संसद का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। यह मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, यानी अकेडमी का प्रोफाइल लिंक, दोनों को फॉलो कर लेंगे। क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज्यादा करिए कि बच्चों तक पहुंच सके। कल फिर हम लोग 1 बजे अपने मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।